थे यार। किस्त नंबर 2। मन्नत ने ही रूम में आते ही इस कुर्सी को गुस्से से कमरे के एक कोने में फेंक दिया। गले से दुपट्टा निकालकर सोफे पर फेंककर खुद बेड पर गुस्से से लेट गई। फजर सामने सोफे पर बुक लेकर बैठी हुई पढ़ रही थी। क्या हो गया है आपी? क्यों इतनी आग बगोला हो रही हैं? क्या फिर से मामा ने कुछ कह दिया है? फजर ने बुक से नज़र हटाकर बड़े प्यार से मन्नत से पूछा था, जो बेड पर तकिए में मूंछ पाए लेटी हुई थी। नहीं, इस घर में कोई और भी है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। मन्नत ने तकिए से सर उठाकर फजर की जानब देखते हुए शिकवे से कहा, यानी वजदान भाई। फजर ने मुस्कुराते हुए मन्नत की जानब देखकर कहा, तुम इतने दांत निकालकर वजदान भाई का नाम क्यों ले रही हो? मन्नत को वजदान पर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था और फजर की यूं मुस्कुराने पर उसे और गुस्सा आ गया था। लो भाई, अब क्या मुस्कुराने पर भी पाबंदी आयद है? फजर ने हाथ को घुमाते हुए कहा, जैसे मेरे हंसने, खेलने, कूदने, हर चीज़ पर पाबंदी है मुझ पर, तो ये लोग हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। इन दोनों का बस चले तो मेरा सांस लेना भी बंद कर दें। मन्नत का इशारा वजदान और अपनी माँ की जानिब था। प्लीज़ आप ही गुस्सा नहीं करें, छोड़ें उनको, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं। फजर अपनी जगह से उठकर मन्नत के पास आकर बैठ गई। नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, अपने और तुम्हारे लिए। मन्नत बड़े प्यार से फजर के गाल पर हाथ रखकर बोल रही थी। मन्नत और फजर एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे इस वक्त मन्नत अपना गुस्सा बुलाकर फजर के लिए चाय बनाने के लिए गई थी। मन्नत जानती थी कि फजर को इस वक्त चाय पीना बहुत पसंद है। चाय बन रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। हम्माद ने किचन के अंदर दाखिल होते ही खंगारते हुए मन्नत को अपनी जानब मुतवज्जो किया था, जो अपने और फजर के लिए चाय बना रही थी। हम्माद काज़मी, जो अभी कुछ देर पहले कोर्ट से वापस आया था। हम्माद मन्नत की खाला का बेटा था। हम्माद जब से इज़रान के साथ पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान आया तो अक्सर अपनी खाला के घर आ जाया करता था। आफिया अपने भांजे से बहुत प्यार करती थी। अपनी बहन के गुजर जाने के बाद ये उसकी बहन की आखिरी निशानी थी। हम्माद भी अपनी खाला को माँ ही समझता था, क्योंकि उसने माँ को तो बचपन में ही खो दिया था, मगर आफिया की मोहब्बत उसकी माँ की याद दिलाती थी। आफिया खुद भी कहती थी कि मेरे पास तुम रुको। अक्सर हम्माद अजलान के साथ यहीं रुक जाता था। आज वो अजलान से पहले घर आया था। अजलान का कोई ज़रूरी केस था जिसको वो कोर्ट में ही स्टडी कर रहा था। हम्माद फ्री था तो घर आ गया। उसे चाय की बहुत तलब हो रही थी तो वो किचन की जानब आ गया, या यूं कहें उसे चाय से कहीं ज़्यादा मन्नत की तलब हो रही थी। हम्माद काज़मी मन्नत को बहुत पसंद करता था। मन्नत को भी हम्माद अच्छा लगता था। हम्माद अक्सर मन्नत के यहाँ पर मन्नत के लिए ही रुकता था। हम्माद मन्नत से शादी करना चाहता था। बहुत जल्द हम्माद अपनी खाला से बात करने वाला था। हम्माद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मन्नत किसी और के दिल की धड़कन है, जो बचपन से ही उसे पागलों की तरह प्यार करता है, जो मन्नत की जानब किसी का नज़र भर कर देखना भी गवारा नहीं करता। वो पूरी मन्नत कैसे उसे देगा, जिसका नाम वजदान, चौधरी वजदान विर्क है। मगर मन्नत को हम्माद काफ़ी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि हम्माद का सॉफ्ट लहजा मन्नत को अट्रैक्ट करता था। वजदान का लहजा हमेशा मन्नत से सख्त होता था, जो कि वो मसनूई बनाकर रखता था। एक ही घर में रहते हुए अपनी हदूद और दायरे कायम करके रखे थे। उसे मन्नत की इज्जत बेहद अजीज थी। अब कुछ अरसे से वजदान अपने मुंहजोर जज्बातों के हाथों मजबूर होने लगा था। बहुत जल्द वजदान उसे अपना बनाने का इरादा रखता था। जी, अभी बना देती हूँ, आप कब आए? मन्नत को देख कर वह खुशी भरी नज़रों से बोली थी। इसी वक्त आया जब आप चाय बनाने में बहुत मसरूफ़ थी। वो किचन के शेल्फ से टेक लगाए खड़ा उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला। नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे पर मरकूज थी। हम्माद की नज़रों को महसूस करते वो पजल हो रही थी। हम्माद की नज़रों की तपश से घबराकर वो जल्दी से चाय को मग्स में डालने लगी थी। हम्माद काज़मी के माँ बाप बचपन में एक हादसे में डेथ हो गई थी और वो बचपन से ही अपने मामों के साथ रहता था। हम्माद काज़मी के मामों की बेटी रिदा हसन शाह, जो बचपन से ही हम्माद को बहुत पसंद करती थी, मगर हम्माद कभी भी रिदा को इस नज़रिए से पसंद नहीं था। वैसे तो रिदा और हम्माद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रिदा, अजलान और हम्माद तीनों ने इकट्ठे ही वकालत की पढ़ाई मुकम्मल की। हम्माद काज़मी एक बहुत सुलझा हुआ और चॉकलेट बॉय था। बचपन से ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो बहुत खुद मुख्तार हो गया था। उसकी पढ़ाई में भी उसने बहुत से ऑनलाइन वर्क किए। इसने अपनी तकरीबन वकालत की पढ़ाई का तमाम खर्चा खुद उठाया था। बेहद ज़हीन और सुलझी हुई पर्सनैलिटी का मालिक था।
رضا حسن اور حماد کاظمی دونوں ایک ہی سوچ کے مالک تھے، مگر اس کے باوجود بھی حماد کاظمی نے رضا حسن کو کبھی شریک حیات کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ رضا ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر حماد کو منت بہت پسند تھی۔ منت، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حماد نے سوچتی ہوئی نظروں سے منت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیں، منت نے چائے کپ کے اندر چھانتے ہوئے بنا دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ حماد منت سے اپنے دل کی بات کرتا، کچن میں وجدان بھاری قدموں سے داخل ہوا اور آتے ہی اپنی روبدار آواز سے سوال کیا۔ حماد کاظمی کو منت کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر وجدان کی بلیو آئیز شعلے اگلنے لگی تھی۔ اسے کہا منت کے قریب کسی اور کا کھڑا ہونا پسند تھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وجدان بھائی، میں چائے کا کہنے آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ منت اپنے لیے بنا رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ کیوں؟ گھر کے تمام ملازمین مر گئے ہیں جو یہ تمہارے لیے چائے بنائے گی؟ بنا بات کو گھمائے پھرائے وجدان نے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ وجدان نے سخت لہجے سے اسے کہا تو حماد شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں وجدان بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ملازمہ سے ہی کہنے آیا تھا، مگر کچن میں منت چائے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا۔ کیا سوچا؟ کہ یہ تمہاری ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑی ہے؟ وجدان نے حماد کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے آئی برو اچکا کر سپاٹ لہجے سے کہا۔ کچھ تو وجدان کی پرسنالٹی اور دبدبے والی تھی، اوپر سے وجدان کی خاموشی سے لوگ گھبراتے تھے، اور جب اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولتا تھا تو بھی لوگ اس سے گھبراتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت حماد کی ہوا ٹائٹ ہو چکی تھی۔ نہیں سوری وجدان بھائی، میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو بالکل مجھے برا لگا ہے، اور بہت برا لگا ہے۔ وجدان نے حماد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا موقف بیان کر دیا تھا۔ منت جو کپ کے اندر چائے ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وجدان کی غصے والی آواز اور تیش بھری نظروں سے منت نہیں تو ڈر کے مارے ایک بار بھی نظر اٹھا کر وجدان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ حماد تو وجدان کے آتے ہی منت سے دوری پر کھڑے ہو گیا تھا۔ تم جاؤ اپنے روم میں، ملازمہ کے ہاتھ تمہارے روم میں چائے بھجوا دی جائے گی۔ وجدان کے سخت لہجے سے حماد فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ وجدان کے سخت لہجے سے حماد واقف تھا، اس لیے برا منائے بنا وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ تمہیں بڑا شوق چڑھا ہے دوسروں کو چائے پلانے کا۔ منت جو چائے لے کر وہاں سے غائب ہونے والی تھی، اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے وجدان شیلف کے دونوں جانب اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بے حد قریب ہو کر بولا تھا۔ وہ ڈش کو ہاتھ میں لے کے اس کی جانب رخ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ وجدان کے جسم سے اڑتی ہوئی مردانہ پرفیوم کی خوشبو منت کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وجدان کی گرم سانسیں منت کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وجدان کے ڈر سے منت کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے والی ٹرے کپ کپا رہی تھی، اس کی جھکی پلکیں لرز رہی تھیں۔ حماد خود آئے تھے کچن میں چائے کا کہنے۔ وجدان بھائی، میں نے ان کو تھوڑی بلایا تھا، منت نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وضاحت دی تھی۔ اس کو بھائی کہتے ہوئے تمہاری زبان ٹوٹتی ہے؟ وہ حماد اور میں بھائی؟ تمہاری موٹی کھوپڑی میں میری بات کیوں نہیں گھستی؟ کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو، جیسے اس کمینے کا نام لے کر بلا رہی ہو، اس کو بھائی کہا کرو۔ وجدان نے گراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اسے حماد سے دور رہا کرو ورنہ تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ منت ڈر اور وجدان کی بھاری روبدار اور سے آواز سے گھبراتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو، تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان کے کہنے پر منت نے ہچکی لیتے ہوئے آنسو ایک دم روک لیے۔ ویری گڈ، اب تم بتاؤ، اس کمینے کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں سے کون سی چائے بنائی ہے؟ منت سے تھوڑی دوری بناتے ہوئے وجدان نے لہجہ نرم بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ منت کے اتنے زیادہ قریب ہو کر وجدان اپنے مزور جذباتوں کو روکنا بھاری پڑ رہا تھا۔ صرف اسی لیے وجدان ہمیشہ اپنے اوپر پہرے لگائے رکھتا تھا۔ بچپن سے ایک چھت میں رہنے کے باوجود وہ منت سے دور اور بظاہر کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈانٹ کر ہر کام منت سے کہتا تھا، کیونکہ وجدان ورک کے اندر محبت کے پرجوش لاوے ابل رہے تھے جو ہر وقت منت کو اپنی دسترس میں چاہتے تھے۔ ان لاووں کو روکنے کے لیے منت سے دوری بنائے رکھنا بے حد ضروری تھا۔ منت عمر میں بھی وجدان سے چھوٹی تھی اور بچپن میں بیمار رہنے کی وجہ سے منت کافی ویک تھی۔ منت جب پیدا ہونے والی تھی تو اس کی ڈیلیوری میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوئی تھی، تو منت 7 مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لے آئی تھی۔ اس وجہ سے بھی منت کافی کمزور تھی، اور وجدان اس کی نسبت لمبا چوڑا خوبرو مرد تھا، تو منت کسی لحاظ سے بھی وجدان کو سہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔
इसी वजह से वजदान विर्क ने हमेशा अपने जज्बातों पर पहरे लगाए रखे। अब वो चलते चलते जवानी की मंजिल पर पहुंच चुका था, जहां पर आकर वो मन्नत को हमेशा के लिए अपना बनाकर पूरे हक से मन्नत को अपनी दस्तरस में लाने का इरादा रखता था। मैंने पूछा कि तुमने इन खूबसूरत हाथों से चाय का कौन सा कप बनाया है। मन्नत की चुप्पी पर लफ्ज़ों को पीसते हुए वजदान ने बात दोहराई। ये वाला। मन्नत ने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे के एक कप की जानब इशारा किया। ट्रे में अब भी 3 कप रखे हुए थे। अब भी तीनों को ले जा रही हो, यानी कि उसके रूम में चाय देने का इरादा रखती हो। मन्नत, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर आप तो मुझे उसके नज़दीक नज़र आई तो। मन्नत, मेरी बात को लाइट मत लेना। इतनी बेवकूफ़ नहीं हो कि तुम मेरे जज्बात तुम्हारी समझ में ना आते हों, और ना ही अब तो नन्ही मुन्नी बच्ची रही हो कि मेरे जज्बातों से वाकिफ़ ना हो। मन्नत, बहुत तमीज़ के दायरे में रहकर हर अपना जज्बा तुम तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचाता रहता हूँ। ये मग है ना, नाम उसके नाम का। वजदान ने वो कप उठाया जिसकी जानब से मन्नत ने इशारा किया था। उसे पास ही सिंक में पूरा अंडेल कर कप खाली करके उसे भी सिंक के अंदर फेंक दिया। वजदान की संभल पर मन्नत डर के मारे कांप रही थी। आज के बाद तुम्हारे ये हाथ मेरे सिवा किसी की खिदमतकारी के लिए उठे तो काट दूंगा। ना बचेंगे ये हाथ और ना करोगे तुम मेरे सिवा किसी की खिदमत। इसकी कलाई को नरमी से अपने मजबूत हाथों में पकड़े हुए लफ्ज़ों को चबा कर बोला था। इतने गुस्से में भी वजदान ने मन्नत की कलाई पर कोई सख्ती नहीं दिखाई थी। यही तो वजदान विर्क की खूबी थी कि वो गुस्से में भी अपने होशो हवास हमेशा कायम रखता था, और इस वक्त वो जानता था कि उसकी मोहब्बत बहुत नाजुक है। अगर इस वक्त वो इसकी कलाई दबाएगा तो पक्का इस वक्त उसकी कोई ना कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी। वजदान विर्क जोश में भी कभी होश नहीं खोता था, और ये दोनों कब किसके लिए ही कांपती हुई मन्नत से एक और सवाल किया गया था, एक फजर का और एक मेरा। तुम्हारा मग कौन सा है? उसके कान के करीब झुककर सरगोशी से कहा। ये वाला, अपना ब्लैक वाले मग की तरफ इशारा करते हुए कहा। मन्नत और फजर ने एक दूसरे को 2 कप गिफ्ट किए थे, एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक मग मन्नत का था और वाइट मग फजर का था। वजदान ने वो मग उठाकर लबों से लगाते हुए इसमें से चंद चाय के सिप लिए थे। इस मग को मन्नत के लबों से लगाकर आंख के इशारे से पीने को कहा था। मुझे नहीं पीनी, मेरे हाथ से सिप ले लो तो बेहतर है, वरना अगली बार मौका नहीं दूंगा। ऑप्शन बदल जाएगा, मेरी लबों से सिप लेना होगा। वजदान ने झुकते हुए कान में सरगोशी से कहा तो मन्नत के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई थी वजदान के इस बेबाक जुमले से। वजदान ने ऐसा जुमला पहली बार मन्नत को कहा था। वजदान की मोहब्बत के दबे छुपे जुमले हुआ करते थे, मगर ये तो बहुत बेबाक जुमला कहा था। मन्नत के हाथ में पकड़ी हुई डिश में रखा हुआ कप टन टन करके कपने की वजह से डिश में आवाज़ पैदा कर रहा था। मन्नत की हालत देखने के लायक थी। मन्नत की हालत देखकर वजदान की हंसी छूट गई थी। बस जी। वजदान को हल्का सा मुस्कुराता पाकर मन्नत चाय की डिश रखते हुए हवा में उड़ती हुई किचन से फरार हो चुकी थी। वजदान किचन में शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। हाय यार वजदान, तुम तो अभी वजदान के इश्क के रंग तुम पर ज़ाहिर होने बाकी हैं। अभी तो वजदान ने अपने इश्क के हर रंग को छुपा कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए सोचकर किचन से बाहर निकल गया था। मन्नत, आप ही चाय कहाँ है? मन्नत को वापसी पर मुंह फुलाते हुए आते देखकर फजर ने सवाल किया। आप ही खैरियत है? मन्नत को अपने हवासों में ना पाकर फजर इस वक्त के करीब आ गई। फजर, वजदान भाई को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। उफ अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, मन्नत ने ना में सर हिलाते हुए बोली थी। फजर, पूछोगी नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मन्नत ने हैरानी से फजर की जानब देखते हुए कहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी वजदान भाई ने आपसे क्या कहा, क्योंकि मैं आपकी तरफ से बेवकूफ़ नहीं हूँ। शट अप फजर, तमीज़ से बात करो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वजदान भाई साइको हैं। फजर, जो अपने हाथ में बुक लेकर दोबारा रीड करने लगी थी, उसके हाथ से बुक पकड़कर सर पर मारते हुए बोली। आप ही, मुझे लग रहा है। फजर अपने सर पर हाथ रखते हुए मन्नत की जानब देख रही थी। लगनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ वजदान भाई के सर पर भी ऐसी 2-3 किताबें जोड़ कर मारनी चाहिए। तुम दोनों की एक ही जैसी पर्सनैलिटी हो, सड़ू मेसने घुन्ने। किताब उसके हाथ में थमाते हुए फजर उसके पास ही बैठ गई थी। हम लोग मेसने सड़े गुन्ने नहीं हैं, हम लोग समझदार, सुलझे हुए और कमगो हैं। फजर ने अपने बारे में तशरीह करते हुए कहा। अच्छा, समझदार सजी हुई मोहतरमा, मुझे ज़रा ये बताना गवारा करोगी कि वजदान भाई के दिमाग में क्या चल रहा है?
तुम दोनों एक जैसी आला सोच रखने वाले हो, तुम्हें तो बखूबी अंदाज़ा होगा। जी, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बल्कि कन्फर्म है कि विजदान भाई के दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या चाहते हैं। मगर वो सब मैं आपको बताकर मेरे प्यारे विजदान भाई का सरप्राइज़ मैं ख़राब नहीं करूँगी। इसलिए आप बिल्कुल भी मुझसे सच उगलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपकी बातों में नहीं आकर नहीं बताऊँगी। अगर आप अपनी इस बचकाना सोच से बाहर आकर गौर को फ़िक्र करें तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बचपन से ही वजदान भाई आपको ही तो भाई बोलने से मना क्यों करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दें, क्योंकि मुझे आपकी तरह फेल होने का कोई शौक़ नहीं है। फजर फुल स्टॉप लगाकर पढ़ने लगी थी। हाँ जी, पढ़ लो। तुमने और मामा ने वजदान भाई ने मिलकर पढ़ाई के बलबूते पर सारी दुनिया फतह करनी है। इस बुक की कोई लाइन नहीं छूटनी चाहिए। मन्नत मुँह बसूरते हुए अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। पता नहीं आप ही आपको क्यों नज़र नहीं आता, वजदान भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। बचपन से ही मुझे नज़र आता है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। वो ठंडी आ बढ़ती हुई सोचकर एक नज़र मन्नत की जानब देखती हुई अपनी पढ़ाई में मशगूल होगी। फजर, पागल मैं नहीं तुम हो। कितनी बच्ची नहीं हूँ मैं जो ये न समझ सकूँ कि वजदान भाई क्या चाहते हैं, मगर मुझे उनकी चाहत को जानबूझकर नज़रअंदाज करना पड़ता है। इतने सड़ियल बंदे के साथ मैं तो नहीं रह सकती, जो बोलता है तो लगता है आसान कर रहा है दुनिया पर, और रास्ता ऐसे है जैसे हज़ारों रुपए का खर्चा आ जाता हो। इसके मुस्कुराने पर हर वक्त तोप जमाता और करता रहता है। बचपन से लेकर आज तक मुझसे कभी प्यार से बात करने की तौफीक नहीं हुई। जब भी पास आता है मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है। अगर हम दोनों की शादी हो गई तो अल्लाह के हुक्म से गूंगे बच्चे पैदा होंगे। खुद तो इसके बोलने का शौक नहीं है और मेरे बोलने पर टेप लगा देगा। शादी के बाद पढ़ाई करवा करवा कर मेरे दिमाग को सुन करवा देगा, और प्यार तो टाइम टेबल के हिसाब से किया करेगा। हफ्ते में आधे सेकंड की 21 हुआ करेगी और महीने में एक बार जब भी मिला करेगी। इतने अनरोमांटिक बंदे के साथ मैं तो नहीं रह सकती। ऐसे बंदे के प्यार का क्या मैं अचार डालूंगी। मुझे तो हम्माद पसंद है, इतने अच्छे तरीके से मुझसे बात करता है, कितना स्वीट है। मुझे तो बहुत प्यार करने वाला स्वीट सा हस्बैंड चाहिए, जो मेरे नाज नखरे उठाए, ना कि प्रोफेसर बनकर खड़ा रहे। मन्नत सब कुछ अपने दिमाग में सोचकर मुस्कुरा रही थी। मन्नत को वजदान के दिल की बात पता थी कि वो मन्नत को पसंद करता है, मगर मन्नत उसके अकड़े रूपदार रवैये से हमेशा घबराती थी। इसलिए मन्नत को वजदान हस्बैंड के रूप में पसंद नहीं था। इसलिए वो हर बार जानबूझकर इसकी गोल गोल मोहब्बत वाली बातों को इग्नोर कर देती थी। मगर आज वजदान के अल्फाज ज़्यादा गहरे हुए तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी। माज़ी, अब्बा जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी मोहब्बत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। आपने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? अपने बाबा के सामने वो आज पहली बार ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। उसका दिल का दर्द आंखों से उबल उबल कर बाहर आ रहा था। बेटी तो मेरा समझदार बेटा है। ताशी में वो सलाहियत नहीं है। वो सदा का जज्बाती और महदूद सोच का मालिक है। विकी के बाबा उसको समझाने के लिए आगे बढ़े थे। खुदा के लिए अब्बा जान, आज नहीं, आज मुझे ये कहकर कि आप सब्र नहीं दिला सकते कि मैं आपका समझदार बेटा हूँ। भाड़ में गया मेरा समझदार होना। आपको अच्छी तरह से पता था कि मैं चिशमिश को कितना पसंद करता हूँ। ये आपने और अम्मा को बता चुका हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपको इसके लिए अपना रिश्ता ले जाने का कहा था, मगर आपने मेरी गैरहाज़िरी का फ़ायदा उठाते हुए कैसे उसका निकाह ताशी भाई से करवा दिया। विकी बेटा इतना हाइपर मत हो, एक बार बैठकर हमारी बात सुन लो। विकी की माँ ने अपने बेटे को तड़पते हुए देखकर उसके करीब आई थी। अम्मा जान, आपको लगता है कोई गुंजाइश है, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर बैठकर हम बात कर सकते हैं? आपने मेरी चीशमिश का ताशी भाई से निकाह करवा दिया, आज उसकी रुखसती करवाने जा रहे हैं। मेरे 10 दिन की गैरहाजिरी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है आपने। आप लोग मुझे बताना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी क़यामत टूट गई थी जो आपने ये सब किया? मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? विकी की लाल अंगारा होती आंखों से चीखते हुए बोल रहा था, मुट्ठियों को भींच कर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। विकी का दिल चाह रहा था कि वो दर्द दिल से इतनी जोर से चिल्लाई कि घर वालों के कानों के पर्दे फट जाएं। कितने ख्वाब सजाए थे उसने अपनी चिशमिश के साथ, जो एक ही बार में सब चकनाचूर हो गए। वो तो अपने काम के सिलसिले में कराची गया हुआ था, जहाँ उसे 10 दिन लग गए थे। उसे क्या पता था कि जब वो वापस आएगा उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। ये खबर नहीं थी, ये वो पिघलता हुआ शीशा था जो उसके कानों में पड़ते हुए उसके अंदर दर्द की ठीसें उठा रहा था। विकी अपने भाई ताशी से बहुत प्यार करता था, शुरू से ही पढ़ाई के लिए ब्रॉड रहा था। विकी ने छोटा होने के बावजूद अपनी हर जिम्मेदारी निभाई थी, अपने माँ बाप का ख्याल रखा, अपने बाप का सारा कारोबार संभाला, यहाँ तक कि ताशी की पढ़ाई के सारे अखराजात भी विकी
اٹھا رہا تھا، جو اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے کاروبار کو بخوبی اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر سنبھال رہا تھا۔ تاشی کافی سال بعد ٹائم اور پیسہ برباد کرنے کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو وہ کافی بگڑ چکا تھا۔ اگر اس کے کارناموں کی اس کے ماں باپ نے کافی حد تک رشتہ داروں سے چھپا رکھے تھے، لوگوں کی نظر میں تاشی کا کردار فی الحال بہت اچھا تھا۔ تاشی نے پاکستان واپس لوٹ کر اپنے ماں باپ کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ساری ساری رات آوارہ گردیاں کرنا، شراب میں دھت رہنا، بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگنا اس کا فیوریٹ کام تھا۔ وکی اپنے بھائی کے سارے کارناموں سے واقف تھا، مگر وکی کی بات وہ چھوٹا سمجھ کر ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ وکی اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، مگر تاشی سیلفش تھا، جو صرف اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچتا تھا، اور اس بار بھی اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ اس دن ایک فنکشن میں تاشی جب اپنی ماں کے ساتھ گیا تھا تو اسے اپنی کزن چشمش بہت پسند آئی تھی، اتنی پسند کہ پہلی بار کسی کو اپنی عیاشی کے بجائے نکاح میں لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس سوچ کا اظہار اس نے گھر آتے ہی اپنی ماں سے کر دیا تھا۔ جہاں ماں باپ کو یہ خوشی ہوئی تھی کہ تاشی نے کم سے کم کوئی صحیح فیصلہ لینے کا سوچا، دوسری طرف اس لڑکی کا نام بتانے پر گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا، کیونکہ تاشی نے اسی لڑکی کا نام بتایا تھا جس کو وکی بہت پسند کرتا تھا، اور تاشی سے پہلے وکی کے ماں باپ کو بتا چکا تھا، اور بہت جلد وکی کے ماں باپ چشمش کا رشتہ وکی کے لیے لینے جا رہے تھے۔ مگر یہاں تو ایک نیا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ جب یہی بات انہوں نے تاشی کو سمجھانے کی کوشش کی